हूँ अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड करेंटली वी आर डीलिंग विद द चैप्टर 5 जिसका नाम है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। As this is the part 7 of our chapter 5 and हमने हमारे पिछले वीडियो में हमारी पिछली क्लास में देखा कि how the third Anglo-Maratha war took place and we have also learned why Maratha lost. क्या डिफरेंसेस थे विथ रिगार्ड टू ब्रिटिश आर्मी एंड मराठा आर्मी में, क्या वीकनेस थी मराठा एम्पायर में विच लेड टू इट्स क्रम्बल एंड द विन ऑफ ब्रिटिशर्स अगेंस्ट देम। लेकिन आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा अबाउट अ न्यू टेरिटरी और ये होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का सिंध। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। सो टुडे वी आर डीलिंग विथ कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अगर हम सिंध की बात करें सो ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है एंड हम देखते हैं कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश स्टार्टेड टू शो एन इंटरेस्ट इन सिंध। इंटरेस्ट जो है इनका ब्रिटिशर्स का सिंध में हमेशा से नहीं रहा है। इट इज़ इन द अर्ली 19th सेंचुरी के वहाँ पे उनका फोकस शिफ्ट हुआ और इसके पीछे भी एक रीज़न था दैट विल लर्न अहेड। यूरोप में होने वाली कुछ चीज़ों का इफेक्ट जो कि ब्रिटिशर्स का जो इंटरेस्ट है वो सिंध की तरफ जाएगा, दैट विल सी अहेड। अभी जो सिचुएशन है सिंध में वो ये है कि उन्हें ट्रेड फैसिलिटीज़ मिली हैं। किसके ज़रिए? ऑफकोर्स मुग़ल एम्परर के ज़रिए 1630 में, और उन्हें कुछ प्रिविलेजेस भी है ड्यू टू द फरमान दैट द मुग़ल एम्परर हैज़ गिवन। सो जैसा कि ब्रिटिशर्स को उस फरमान के ज़रिए अराउंड इंडिया फैसिलिटीज़ हैं, प्रिविलेजेस हैं, सेम जो है फैसिलिटीज़ एंड प्रिविलेजेस वो लोग इन्जॉय करेंगे सिंध में भी। अब हम जान लेते हैं सिंध में कौन सा अंपायर था, किस डायनेस्टी का रूल था और उसे किसने सक्सीड किया, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द सिंध्स पॉलिटी। सो अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो तालपुराज के जो अमीर थे, तालपुराज अमीर्स, इनका रूल था। लेकिन इनसे पहले इट वॉज रूल्ड बाय कालोरा चीफ्स। अगर हम 1758 की बात करें सो इंग्लिश फैक्ट्री बनाई जाएगी थत्ता पर। कैसे बनाई जाएगी? एक परवाना दिया जाएगा, एक तरीके की परमिशन, एक पेपर, एक तरीके का अप्रूवल दिया जाएगा बाय द कलोरा प्रिंस, जिनका वहाँ पर रूल है, जिनका नाम होगा गुलाम शाह। और हम देखेंगे कि इंग्लिश रेसिडेंट जो है उनकी कोर्ट में भी होगा। नॉट ओनली वो लोग ये ट्रीटी को रेटिफाई करेंगे बल्कि जितने भी अदर यूरोपियंस होंगे, दैट मीन्स पोर्चुगीज, फ्रेंच, डेन्स, इंग्लिश के अलावा जो भी यूरोपियंस होंगे उन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा वहाँ की ट्रेड से। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो ब्रिटिशर्स को मिलेगा। अब ये जो एडवांटेज है ये ब्रिटिशर्स यूज़ करेंगे 1775 तक, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी जब एक नया कालोरा रूलर आ जाएगा और वो होगा सरफराज खान। When a not too friendly ruler, Sarfaraz made the English close their factory. So he not only ended the privilege, but उन्होंने ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री बंद करवा दी। ये तो हो गई बात कालोरा चीफ्स की और सरफराज खान की। What happens after that? सो हम देखते हैं कि 1770 में एक बलूच ट्राइब होगी जिनका नाम होगा तालपुराज। ये डिसेंडेंट होंगे फ्रॉम द हिल्स। हमें पता है कि सिंध जो है एक वैली है, पहाड़ के दामन में है। सो जो पहाड़ी इलाके से एक बलूच ट्राइब होगी, वो डिसेंडेंट होंगे हिल्स के, वो आएंगे और सिंध की प्लेन्स में, सिंध की ज़मीन पर सेटल हो जाएंगे। और उनकी खास बात ये थी कि दे वर एक्सेलेंट सोल्जर्स एंड जो हार्ड लाइफ होती है एक वैली की, वो बहुत इजीली वो अडेप्ट कर लेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बहुत फास्ट अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे और जो एग्जिस्टिंग पावर होगी उसे उखाड़ फेंकेंगे। और हम देखते हैं कि 1783 में तालपुरास जो है लीडरशिप ऑफ मीर फतेह की
ये पोजीशन हासिल कर लेते हैं। कोइंसिडेंटली फतह एक्चुअली मीन्स विक्ट्री, हिज नेम ओनली मीन्स विक्ट्री। सो मीर फतेह अली खान की लीडरशिप में तालपुराज जो है 1783 में अपनी पावर स्टैब्लिश कर लेंगे और देखते ही देखते उनका होल्ड जो है ऑल ओवर सिंध फैल जाएगा। एंड जो प्रिंस होंगे कालोरा के, उन्हें एग्जाइल में डाल दिया जाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो दुर्रानी मोनार्क होंगे वो कंफर्म करेंगे क्लेम्स मीर फतेह खान के। दैट मीन्स एक तरीके का उन्हें वैलिडेशन मिल जाएगा एंड ये जो टेरिटरी है उन्हें ऑर्डर किया जाएगा कि शेयर करनी है अमंग हिज ब्रदर्स, मीर फतेह खान के ब्रदर्स, और उन्हें पॉपुलरली कहा जाता था चार यार। ओके, सो जब हम देखेंगे कि 1800 में व्हेन द फाउंडर मीर फतेह अली खान डाइज, सो उनके जो ब्रदर्स होते हैं चार यार, वो डिवाइड कर लेंगे सिंध की टेरिटरी को अमंग देमसेल्व्स एंड अपने आप को कहलाएंगे अमीर। अमीर एक्चुअली एक उर्दू पर्शियन वर्ड है विच मीन्स लॉर्ड्स। सो वो अमीर ऑफ सिंध कहलाएंगे। और ये जो अमीर है देखते ही देखते अपना जो टेरिटरी है, डोमिनियन है, उसे एक्सपांड करते जाएंगे एंड वो लोग इवन अमरकोट राजा ऑफ जोधपुर से कॉन्कर कर लेंगे, कराची फ्रॉम द चीफ ऑफ लुज, और शेखरपुरा, बुक्कर, ये सब है वो अफगान से भी हासिल कर लेंगे। सो हम देखेंगे कि जो सिंध का टेरिटरी है, जो एम्पायर है चार यार का, अमीर्स ऑफ सिंध का, वो कैसे बढ़ता चला जाएगा। अब समझना होगा ग्रेजुअल एसेंडेंसी ओवर सिंध, कैसे स्लोली स्लोली ब्रिटिशर्स सिंध में आएंगे, कैसे उनकी पावर्स बढ़ती जाएगी, और ये जो ग्रेजुअल राइज है उनकी पावर का, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा कॉमन बिलीफ है कि 18वीं सदी के अंत में ऐसा लोगों का मानना था कि नेपोलियन जो है वो एक कॉन्स्पिरसी बना रहे हैं विथ नन अदर देन मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ। और ये कॉन्स्पिरसी क्या थी कि वो भारत को इन्वेड करने वाले हैं, वो भारत आने वाले हैं। सो हम देखेंगे कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है बहुत एफर्ट करेंगे कि उनके जो कमर्शियल रिलेशंस है वो रिवाइव हो। इन सभी का उनका जो हिडन एम था वो ये था कि जो अलायंस हमने देखा था पिछले वीडियोस में भी कि टीपू सुल्तान का फ्रेंच के साथ अलायंस था एंड दे वर इवन हेल्पिंग हिम विथ रिगार्ड टू हिज आर्मी। सो इस अलायंस में एक शामिल थे, वो थे शाहजमान, जो थे काबुल के मोनार्क। अब जो काबुल है वो नेबरिंग स्टेट आ जाता है सिंध का। सो जो वेलेस्ली का एम था वो ये था कि उनको काउंटर अटैक करना था अलायंस को, फ्रेंच, टीपू सुल्तान और काबुल के मोनार्क का। अब इसके लिए नेगोशिएशंस वर ओपन विद द फतेह अली खान। कौन है ये सिंध के मीर हैं, नवाब है, लॉर्ड है। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीपू सुल्तान एंड द जेलसी ऑफ द लोकल ट्रेडर्स aided by the anti-British party at Hyderabad, the Amir ordered the British agent to quit Sindh within 10 days. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो माहौल है सिंध में वो एंटी ब्रिटिश है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टीपू सुल्तान का इन्फ्लुएंस है। सेकेंड, ऑफ कोर्स कोई भी लोकल ट्रेडर जो है वो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करेगा क्योंकि उनके ट्रेडिंग पर इफेक्ट आएगा, सो वो जेलसी है। थर्ड, एक एंटी ब्रिटिश पार्टी है हैदराबाद में, और ये मैं साउथ इंडिया के हैदराबाद की, निज़ाम के हैदराबाद की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इज वन मोर हैदराबाद इन सिंध। ठीक है, सो इन तीनों के इन्फ्लुएंस और प्रेशर और लॉबिंग की वजह से हम देखते हैं कि अमीर ऑफ सिंध जो है 1800 में ऑर्डर करेंगे ब्रिटिशर्स को कि आप यहाँ पर क्विट कर दीजिए, एंड दैट टू विद इन 10 डेज। अब सिचुएशन इज वेरी ऑकवर्ड, तो उस वक्त जो ब्रिटिश एजेंट होंगे उनका नाम होगा क्रो, वो सिंध को छोड़कर चले जाएंगे क्वाइटली और वो इंसल्ट को एक तरीके से बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वी नो दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट गोइंग टू जस्ट क्वाइटली गो अवे, वो लोग एक और मास्टर प्लान प्रिपेयर कर रहे होंगे बिटवीन ऑल ऑफ दिस। और हम देखेंगे एक ट्रीटी जो कि इटर्नल फ्रेंडशिप के लिए बनाई जाती है। सो हुज इटर्नल फ्रेंडशिप वी आर टॉकिंग अबाउट। सो 1800 में दे हैव टू लीव सिंध, राइट, ब्रिटिशर्स। नाउ वी आर इन 1807।
The alliance of Tilsit with Alexander the One of Russia was joined by Napoleon Bonaparte. जब मैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब है फ्रेंच से, फिर वो फ्रांस के थे। अब एक अलायंस बन जाता है एंड हैड एज वन ऑफ इट्स कंडीशंस एज कंबाइंड इन्वेजन ऑफ इंडिया। सो जैसे कि हमने देखा कि कैसे एक तरीके का बिलीव था कि टीपू सुल्तान और फ्रेंच जो है नेपोलियन बोनापार्ट वो इन्वेट करने का सोच रहे हैं भारत को, ऐसा प्लान बनाया जा रहा है, अलायंस हो रहा है। 1807 में हम देखेंगे एक और अलायंस की बात हो रही है और इस बार रशिया और नेपोलियन बोनापार्ट साथ में इन्वेट करने वाले हैं भारत। और वो किस रास्ते से आएंगे, तो वो लैंड रूट से आएंगे। दैट मीन्स वो सिंध को क्रॉस कर कर ही भारत में आएंगे, बिकॉज वी नो सिंध इज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। नाउ अब ऑफकोर्स ब्रिटिश वांटेड टू क्रिएट अ बैरियर रशिया के और जो भारत में उनकी टेरिटरी है ब्रिटिश इंडिया, उन दोनों के दरमियान। और ये करने के लिए हम देखते हैं कि लॉर्ड मिंटो जो है तीन अपने एबल लीडर्स को तीन डेलीगेशन बनाकर भेजेंगे तीन अलग अलग जगह। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि मेट काफे वॉज सेंट टू लाहौर, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को काबुल भेजा जाएगा और मेलकम को भेजा जाएगा तेहरान, जो कि ईरान में है। सो वी कैन सी दैट थ्री एबल ब्रिटिश लीडर्स को तीन डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ तीन एरियाज में भेजा गया। और सिंध में भेजा जाता है निकोलस स्मिथ को, जो कि वहाँ के अमीर से मिलते हैं और एक डिफेंसिव अरेंजमेंट करते हैं। और निगोशिएशन के बाद हम देखेंगे कि अमीर अग्री कर जाएंगे एक ट्रीटी के लिए, और ये उनकी फर्स्ट एवर ट्रीटी होगी इंग्लिश के साथ। और ये होगी इटर्नल फ्रेंडशिप की, सदा सदा की फ्रेंडशिप की ट्रीटी। और बोथ साइड अग्री कर जाएंगे इस बात को कि वो फ्रेंच को एक्सक्लूड कर देंगी सिंध से। हमने देखा था कि कैसे एक वक्त में इंग्लिश को निकाला गया था क्योंकि फ्रेंच के साथ उनके अलायंस थे, बट अब हम देखेंगे कि फ्रेंच को निकाला जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा सिंध से। और इसके एक्सचेंज में ये होगा कि एजेंट, सिंध के एजेंट जो है ब्रिटिशर्स की कोर्ट में होंगे और ब्रिटिश एजेंट सिंध की कोर्ट में होंगे। और ये ट्रीटी जो है हम देखेंगे 1820 में रिन्यू कर दी जाती है। और इसमें एक एडिशन किया जाता है एक क्लॉज का, एक आर्टिकल का। पहले था कि एक्सक्लूजन ऑफ जस्ट फ्रेंच, 1820 में देखेंगे एक्सक्लूडिंग द अमेरिकन ऑल्सो। और उनके कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट होंगे थोड़े मोटे कच्छ को लेकर, जो कि राजस्थान गुजरात के करीब है, वहाँ पर। कब ये होगा, मराठा कॉन्फेडरेसी की फाइनल डिफीट 1818 के बाद एक तरीके का रिन्यू किया जाएगा और कुछ क्लॉज ऐड किए जाएंगे। फिर हम देखेंगे एक और ट्रीटी अमल में आएगी 1832 में, और ये वक्त होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का। वो भेजेंगे कर्नल पॉटिंगर को सिंध में एक ट्रीटी साइन करने के लिए वहाँ के अमीर लॉर्ड के साथ। और हम देखेंगे कि क्या थे उसके क्लॉज। तो पहला तो था फ्री पैसेज की मांग, कि सिंध जो है अलाउ करेगा इंग्लिश ट्रेडर्स और साथ ही साथ उनके ट्रेवलर्स को कि वो सिंधु नदी, इंडस रिवर को यूज कर सके फॉर ट्रेड पर्पस। लेकिन एक और बात ये मानी गई थी कि कोई भी जंग के जहाज, वॉरशिप वुड प्लाई नॉर एनी मटीरियल फॉर वॉर वुड बी कैरीड। मतलब उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ फ्री ट्रेड होगा और हमारे ट्रैवलर्स जाएंगे, जंग से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड ना हमारी आर्मी आएगी ना हमारे सामान आएंगे, विथ रिगार्ड टू इंडस के यूजेज के बारे में। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध, कि जो सिंध है वहाँ पर कोई सेटल डाउन नहीं होगा हमारा मर्चेंट, वो ट्रेड के लिए आएंगे एंड दे वुड गो अवे। और साथ ही साथ जो उनके ट्रैवलर्स होंगे उन्हें एक तरीके का पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा ताकि सिंध की अथॉरिटी को टू गिव देम द होमेज दे डिजर्व। साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया कि जो टैरिफ रेट्स होंगे, जो भी कोई भी कमोडिटी के ऊपर टैक्स लिया जाएगा, टैरिफ लिया जाएगा, वो अल्टर किया जा सकेगा अमीर के जरिए, वहाँ के लॉर्ड के जरिए, अगर उन्हें लगा कि ये बहुत हाई है। नो मिलिट्री ड्यूज और टोल्स वुड बी डिमांडेड, और कहा गया कि मिलिट्री से कोई भी ड्यू या टोल या टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा सिंध में।
अमीर को जो था कहा गया कि आपको राजा ऑफ जोधपुर के साथ मिलकर काम करना है। किसके खिलाफ? तो कच्छ के एरिया में जो है रॉबर्स का बहुत आतंक था। ओके, लूट मार बहुत ज्यादा थी। सो उन्हें कर्ब डाउन करना है, उन्हें शांत करना है, काबू में लेना है। The old treaties were confirmed and the parties would not be jealous of each other. That means एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी नहीं रखनी है. We are not supposed to be jealous और हमें friendship रहकर, जैसा कि हमने देखा, they are talking about eternal friendship. तो उन्हें ये eternal friendship निभानी है और jealous नहीं होना है. ये तो था लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम। लेकिन हम देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड जब आएंगे तो सिंध के साथ ब्रिटिशर्स के रिलेशंस कैसे बदल जाते हैं। सो ये बनेंगे गवर्नर जनरल बेंटिक के बाद 1836 में। और इनका जो पर्सपेक्टिव था सिंध को देखने का वो काफ़ी अलग था। वो इस तरीके से देखते थे कि सेविंग इंडिया फ्रॉम अ पॉसिबल रशियन इन्वेजन। जैसा कि हमने अभी कुछ वक्त पहले ही देखा कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि रशियन और नेपोलियन बोनापार्ट मिलकर इन्वेड कर सकते हैं इंडिया को, और वो आएंगे लैंड रूट से, जो कि ऑफ कोर्स गुजरेगा सिंध से। सो ऑकलैंड जो है सिंध को इससे ज़्यादा नहीं समझते थे कि वो एक रास्ता हो सकता है, एक पॉसिबल थ्रेट यहाँ से आ सकता है। सो उनका सिर्फ एक ही विश थी, एंड दैट वाज टू ऑब्टेन द काउंटर एक्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर द अफगान्स। उन्हें अफगान्स पर भी अपना एक तरीके से दे ही वांटेड टू कंट्रोल देम। और रंजीत सिंह जो कि पंजाब से बिलोंग करेंगे, वन ऑफ द 21 मिसल्स ऑफ पंजाब, जो कि सुकर चकिया क्लैन के होंगे ये, और वो बहुत स्ट्रांग होंगे। ही इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी गुड आर्मी, और ये बहुत डिप्लोमेटिकली अपने आप को बचा कर रखेंगे, अपने स्टेट के प्रोविजंस के लिए काम करेंगे। अब जो इनका स्टेट था वो इतना स्ट्रांग था कि वो रेजिस्ट कर पाता। लेकिन अगर हम अमीर्स की बात करें और सिंध की बात करें तो दे वर नॉट दैट स्ट्रांग कि वो किसी भी बाहरी ताकत का मुकाबला इतनी आसानी से कर सके। Thus, the English view was that they had to consolidate their position in Sindh as a necessary first step फॉर द प्लान्स ऑन अफगानिस्तान। उन्हें ऐसा लगा कि अफगानिस्तान और सिंध एक दूसरे के नेबर्स हैं, और अफगानिस्तान में कुछ भी हासिल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट उन्हें सिंध में अपनी पावर कंसोलिडेट करनी पड़ेगी। और इसी के लिए हम देखेंगे कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिलेगी जब रंजीत सिंह जो होंगे पंजाब के, वो एक फ्रंटियर टाउन सिंध का कैप्चर कर लेंगे, रोजान। और जो पोटिंगर होंगे उन्हें सिंध के हैदराबाद में भेजा जाएगा एक ट्रीटी साइन करवाने के लिए विद द अमीर्स। और ये ट्रीटी उन्हें प्रोटेक्शन देगी। किसके खिलाफ? ऑन द कंडीशन दैट द कंपनी ट्रूप्स वुड बी केप्ट इन द कैपिटल एट द अमीर्स एक्सपेंस। उन्हें कहा गया कि आप पर अटैक हो रहा है और आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप इन अटैक से अपने आप को बचा पाएँ। सो वी आर हियर, आप हमसे एक ट्रीटी साइन कर लीजिए, हमारे जो ट्रूप्स होंगे, हमारी जो आर्मी होगी वो आपके कैपिटल में रहेंगे और वो भी आपके एक्सपेंस पर रहेंगे, लेकिन हम आपको प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम एनी अटैक। अभी इनिशियली जो अमीर्स होंगे वो उसे रिफ्यूज करेंगे और उसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट वो रिलेक्टेंटली एंड में साइन कर लेंगे 1838 में। एंड व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ रंजीत सिंह गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स वाज पॉइंटेड आउट टू देम। अब क्यों साइन करेंगे? उन्हें कहा जाएगा कि यू आर नॉट साइनिंग विद अस, लेकिन रंजीत सिंह जो आप पर अटैक कर कर ऑलरेडी रोजन को अपने कब्जे में ले चुका है, ही इज गोइंग अहेड एंड साइनिंग अलायंसेज विद पीपल। सो वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है एंड यू आर वीक। सो अल्टीमेटली ड्यू टू कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस रीजन्स वो 1838 में साइन कर लेंगे ट्रीटी इंग्लिश के साथ कि आप अपनी फोर्सेस हमारे कैपिटल में रख सकते हैं। साथ ही साथ वो परमिट करेंगे इंग्लिश को कि इंटरवीन आप कर सकते हैं हमारे डिस्प्यूट्स में, कि इनके दरमियान अमीर और सिख के यानी रंजीत सिंह के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे। अब ब्रिटिश का एक रेसिडेंट, एक एजेंट उनके पास ही होगा, उनके दरबार में होगा, एंड ही कैन गो एनीवेयर ही लाइक्ड, और उनके साथ इंग्लिश ट्रूप उन्हें एस्कॉर्ट कर सकती है। तो टेक्निकली हम देखेंगे 1838 की ये जो ट्रीटी हुई, इससे सिंध बन गया एक प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट मतलब वो आ गया ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में, और अब ब्रिटिशर्स जो चाहे उसके साथ कर सकते थे, क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं थी सिंध में, वो लोग बस उनके अंडर के एक प्रोटेक्टोरेट में आ गए।
हम देखेंगे कि 1838 में ही एक ट्राई पार्टी ट्रीटी होगी। दैट मीन्स तीन लोगों के बीच में तीन पार्टीज के दरमियान कोई ट्रीटी साइन की जाएगी टू एड्रेस द अफगान प्रॉब्लम, जो कि ब्रिटिशर्स ने इमेजिन की थी। द कंपनी रिजॉर्टेड टू फर्दर डुप्लिसिटी, और वो क्या करेंगे, वो परसुएट करेंगे रंजीत सिंह को कि आप एक ट्रीटी साइन कर लो 1838 में, और इसमें वो अग्री करेंगे कि आप ब्रिटिश मीडिएशन को एक्सेप्ट करो कि आपके साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट्स है आपके अमीर के साथ जो कि सिंध के हैं, सो वी आर गोइंग टू बी द मिडल मैन, और हम मीडिएट कर देंगे, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर देंगे। Let's see what P. Roberts have to say about all of this. Under Auckland, that means Lord Auckland, और उनकी कैबिनेट जो थी, सेक्रेटरीज जो थे, उनकी ब्रिटिश पॉलिसी और इंडिया, वो इतनी फॉलन डाउन हो गई थी, इतने लो लेवल पर आ गई थी कि किसी ने ऐसा ट्रीटमेंट देखा ही नहीं था सिंध का। इतना बैडली दे आर गोइंग टू ट्रीट सिंध। एंड ये वक्त होगा कि जो पॉलिटिकली अगर वो कुछ भी करके अपने एक्शंस को अगर कहें भी कि हमने जो एक्विजिशन ऑफ सिंध किया उसका ये रीज़न था, लेकिन मॉरली वो इनडिफेंसिबल है, वो कोई भी पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि दिस वाज द रीज़न। सी राइट नाउ इट्स अ बिट वेग, जब हम आगे की और इन्फॉर्मेशन ले लेंगे सो दिस वुड बी क्लियरर। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑकलैंड का जो अंडरस्टैंडिंग था, जो ट्रीटमेंट था सिंध के खिलाफ, वो कितना गलत था, कितना इमोरल था, और क्या वो ट्रीटमेंट था हम कुछ हद तक देख चुके हैं। ट्रीटी 1838 में वो कैसे प्रोटेक्टोरेट बन गए हैं उनके, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि और ऐसा क्या होता है सिंध के साथ। जो एम्परर शाह शुजा होंगे गिव अप हिज सॉवरेन राइट्स ऑन सिंध और प्रोवाइडेड द एरियर्स ऑफ ट्रिब्यूट वर पेड। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द ट्रिब्यूट था वो डिटरमाइंड होगा ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स के जरिए, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था फाइनेंसेस लेना। किस चीज़ के लिए, हम जानते हैं कि सिंध में उनका आना ही था अफगान एडवेंचर्स को खुद के सपोर्ट करना, और वो इतना कुछ अमीर की टेरिटरी से ऑब्टेन कर लेंगे, ले लेंगे कि अब उनके पास एक सिक्योर लाइन ऑफ ऑपरेशन है, और अब वो जानते हैं कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी एंग्लो अफगान वॉर में कैसे काम कर सकते हैं। 1838 में एनीवे सिंध तो एक प्रोटेक्टोरेट में आ ही गया था। नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे 39 में कि वो कैसे सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है, एंड फाइनली सिंध एक्सेप्ट्स इट। एंड वी नो दैट कि कोई भी स्टेट जब सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है तो उसके बाद द पोजीशन ऑफ द स्टेट इज नथिंग। सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में जाता है, उनकी ट्रूप आपकी स्टेट में होगी, एंड यू आर द वन जो उसके लिए पे भी करेगा। सो एवरीथिंग वॉज अ मेस। द कंपनी इंटेंडेड टू परसुएड और कंपेल द अमीर्स कि आप पे करें हमें, एंड हमें कंसेंट दे टू अबोगेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द ट्रीटी 1832। आप हमें एक आर्टिकल जो है 32 की ट्रीटी का उसे निकालने दे, और वो ये है कि प्रोहिबिट जो करता था कि मूवमेंट नहीं होगा इंग्लिश ट्रूप्स का सिंध में, ना ही सिंधु रिवर के जरिए ना ही लैंड के जरिए। हमने देखा था कि ये एक उसमें टर्म थी। सो वो कहेंगे कि हमें ये अपॉर्गेट करनी है, हमें ये निकालनी है। द ग्रेट हिस्टोरियन बी एल ग्रोवर का कहना है कि थ्रेट के अंदर कि उनके ऊपर एक सुपीरियर फोर्स इंग्लिश का थ्रेट था, जो अमीर थे सिंध के वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये फरवरी 1839 में, और इसी के साथ विथ फोर्स ब्रिटिश सब्सिडरी स्टेशन कर दिया जाता है शिकरपुर में और बुक्कर में, एंड द अमीर ऑफ द सिंध पे करते हैं 3 लाख एनुअली इसी ट्रूप की मेंटेनेंस के लिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि अमीर जो थे डिबार्ड कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे कोई भी निगोशिएशन करने में खुद के सिंध के बारे में फॉरेन स्टेट से, जो कि सब्सिडरी अलायंस का एक क्लॉज हमेशा से रहा है कि हमारे दोस्त आपके दोस्त, आप हमारे दुश्मन आपके दुश्मन। दैट मीन्स जो भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता था उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था अपनी मर्जी का। एवरीथिंग वॉज डन बाय द ब्रिटिशर्स ओनली, और उनकी नॉलेज के बिना आप कोई भी फॉरेन अफेयर्स को डील नहीं कर पाएंगे, और यही होता है सिंध के साथ भी। फर्दर दे वर टू प्रोवाइड स्टोर रूम। कराची में उन्हें स्टोर रूम देना पड़ा कि कंपनी के जो मिलिट्री सप्लाईज है वहां पर रहे। दैट मीन अगर उन्हें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया में कहीं पर भी जाना है तो उनके सप्लाईज बहुत हैंडी होंगे, और सारे ही टोल्स जो है उन्हें अबॉलिश करने पड़े रिवर इंडस पे, और अफगान वॉर इफ कॉल्ड अपॉन सो अगर होती है तो उन्हें चीज़ें बहुत आसानी से सब मिल जाएं।
अब हम देखेंगे कैपिटुलेशन ऑफ सिंध। जैसा कि हम जानते हैं कि बार बार सिंध के साथ अफगान का नाम आ रहा है, तो जो एंग्लो अफगान वॉर होगी जो कि 1839 से 42 तक चलेगी, वो सिंध की जमीन पर लड़ी जाएगी। और ऑफ कोर्स ये अमीर इसे नहीं लाइक करेंगे कि हमारा लेना देना नहीं है, बट जस्ट कॉज हम सब्सिडरी अलायंस में है, हमें इसका भी सामना करना पड़ रहा है। ना वो ब्रिटिश ट्रूप्स का अपनी जमीन पर होना पसंद करेंगे, ना ही उनके रीजन में होना। हावेवर ट्रीटी की वजह से उन्हें इन सबको न सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बट दे हैड टू पे फॉर इट, जो कि वो करेंगे। दे वर नॉट रिवॉर्डेड और थैंक्ड, उसके लिए उनकी कोई प्रशंसा नहीं होगी, उनकी सर्विस को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके साथ हॉस्टिलिटी और बुरे तरीके से बिहेव किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए। एंड अमीर्स होंगे वो चार्ज विद ट्रिजनेबल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश, और हम देखेंगे कि एलन बुरो जो है एक प्रिकेरियस पोजीशन में होंगे ड्यू टू द अफगान वॉर, और आउटरम जो है सिंध भेजे जाएंगे ब्रिटिशर्स के जरिए कि आप नेगोशिएट करें एक और न्यू ट्रीटी आफ्टर एंग्लो अफगान वॉर वी आर टॉकिंग अबाउट। और इस ट्रीटी के जरिए अमीर को सीड करना था, देने थे इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस एज अ प्राइज ऑफ देयर पास्ट ट्रांसग्रेशन। उन्हें कहा गया कि आपने जो गलतियां की हैं, जो ट्रांसग्रेशन किया है, ब्रिटिश के खिलाफ जो काम किया है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और वो क्या था? टू सप्लाई फ्यूल टू द कंपनी स्टीमर्स प्लाइंग ऑन द इंडस एंड टू स्टॉप मिंटिंग कॉइन्स। और वो क्या हुआ, उनको डिसअफेक्शन इतना ज़्यादा दिया गया और उन्हें कहा गया कि हमारे जो स्टीमर्स हैं जो इंडस पर चल रहे हैं, आपको उसमें फ्यूल पहुंचाना होगा, आप अपने कॉइन्स आप मिंट नहीं कर सकते, आप अपने कॉइन्स अब नहीं बना सकते। फर्दर मोर आपका जो सक्सेशन डिस्प्यूट होगा उसमें भी इंग्लिश इंटरवीन कर रहे हैं, और नेपियर जो है उनको वन ऑफ द ऑफिशियल्स है वो इंटरवीन करेंगे, मदाखलत करेंगे। एंड इसकी वजह से अ वॉर व्हेन द अमीर्स रोज इन रिवोल्ट, और जब इन सभी नाइंसाफियों के खिलाफ जो सिंध के अमीर होंगे वो रिवोल्ट करेंगे, सो एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और इसी का नतीजा होगा कि जो पूरा सिंध है वो कैपिचुलेट कर दिया जाएगा बहुत ही कम वक्त में ब्रिटिशर्स के जरिए। और जो अमीर होंगे उन्हें कैप्टिव्स बना दिया जाएगा, बंदी बना दिया जाएगा, और उन्हें बैनिश कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा उनके खुद के लैंड से। हम 1843 में देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो होंगे एलन बरो, वो सिंध को मर्ज कर लेंगे ब्रिटिश एम्पायर में, और चार्ल्स नेपियर जो है पहले गवर्नर बनाए जाएंगे। कैसे एंग्लो अफगान वॉर के बाद उस वॉर में हारने का जो उनका एक तरीके का एंगर था वो निकलेगा सिंध पर। चार्ल्स नेपियर जो कि पहले गवर्नर बनाए जाएंगे, वो खुद कहते हैं कि हमारे पास कोई राइट नहीं था सिंध पर कब्जा करने का, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो करेंगे, हम एडवांटेज लेंगे, हम यूजफुल सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, और ह्यूमेन पीस ऑफ रास्केलिटी इट विल बी। हम जानते हैं कि दिस बिहेवियर इज वेरी बैड बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू इट। खुद गवर्नर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। फर्दर ही सेज कि इतने ब्रूटल टायरेंट्स थे, वो अमीर को कह रहे हैं कि इतने ब्रूटल टायरेंट्स थे सिंध के अमीर, कि वो इंग्लिश की ग्रेटनेस के वर्दी थे कि उन्हें निकाल दिया जाए, उन्हें रिमूव कर दिया जाए। फर्दर अनदर पर्सन जेम्स आउटरम जिन्हें भेजा जाएगा, जो कि डिप्टी भी होंगे नेपियर के, वो कहेंगे आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी, हम इस पॉलिसी से बहुत ही ऊब गए हैं, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग इट इज़ योर बेस्ट, बट अनडाउटेडली द शॉर्टेस्ट दैट ऑफ द स्वॉर्ड। एवरीवन इज सेइंग कि एक्विजिशन ऑफ सिंध जो है, कैप्चर ऑफ सिंध जो है, वो रॉन्ग है ऑन मेनी लेवल्स, बट उन सब के सेंटेंस में एक आ जाएगा बट वी वुड डू इट एनीवेज, हम फिर भी करेंगे। ये खुद ऑफिशियल्स का कहना था विथ रिगार्ड टू देयर एक्विजिशन। और ये सिर्फ उनका ही नहीं कहना है, उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उनके कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के लिए फ्रॉम एवरीवन। हिस्टोरियंस जनरली रिगार्ड करते हैं इसे बहुत ही गलत डिसीजन, और उसे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उसे कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और जो कॉजेस थे एनेक्सेशन के लिए वो डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड थे, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि सिंध में ब्रिटिशर्स को जाना पड़ा। दे वेंट ऑन देयर ओन अफगान वॉर में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए। हम जानते हैं कि द अफगान वॉर इज ऑल्सो अ टेल ऑफ बुलिंग टैक्टिक्स एंड डिसीट। कैसे उनकी अफगान वॉर का जो है
सब खामियाजा भुगतना पड़ा सिंध को। और जो फर्स्ट अफगान वॉर थी जिसमें इंग्लिश सफ़र करते हैं टेरेबली अफगान्स के हाथों और बहुत ही बुरी तरीके से उनकी बेइज्जती हो जाती है, इसका बदला लेने के लिए, ऐसा कंपनसेट करने के लिए वो सिंध को अनेक्स कर लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। और खुद माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कहते हैं कि कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इट पुट आउट इन माइंड ऑफ अ बुली हु हैड बीन नॉक्ड इन द स्ट्रीट एंड वेंट होम टू बीट हिज वाइफ इन रिवेंज। उनका कहना है कि ये सिचुएशन तो ऐसी हो गई कि रोड पर कोई जो इंसान होगा उसे नॉक्ड कर लिया गया है, उसे मारा गया है और उसे बुली किया गया है, और वो खुद एक बुली है। लेकिन वो घर उसका अपनी सिचुएशन का मुकाबला कैसे करेगा वो बुली, के वो घर जाकर अपनी वाइफ पर ही रिवेंज निकालेगा, जो कमज़ोर उसके सामने होगा उस पर रिवेंज निकालेगा। एंड दैट एक्चुअली रियली हैपेंड विद सिंध। इंग्लिश जो कि खुद एक बुली था उसे नॉकड आउट किया अफगान्स ने, और इसका नुकसान उन्होंने जाकर दिया सिंध को। सो दैट वाज द सिचुएशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब।